अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। वेलकम बैक टू द शरीदेव एकेडमी। तो आज तक हम HTML नोटपैड में लिख रहे थे। अपना सारा HTML का जो कोड था वो हम लोग सिर्फ नोटपैड के अंदर ही लिख रहे थे। लेकिन आज से हम प्रोफेशनल टूल यूज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। उसको VS कोड भी बोलते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि VS कोड कैसे आपने डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। फिर जो हमारा मेन कंटेंट है वो है फॉर्म एट्रीब्यूट्स। उसके बाद सेलेक्ट एंड टेक्स्ट एरिया। और हम सीखेंगे इसके अंदर के ऑडियो और वीडियो टैग्स कैसे लगाने होते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले जो VS कोड है वो होता क्या है। तो ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, यानी कि ओपन सोर्स है और फ्री है। ओपन सोर्स का मतलब यही होता है कि जो टोटली फ्री हो, जो कोडिंग के लिए यूज़ होता है। इसमें कोड को लिखना, समझना, उसको मैनेज करना बहुत इजी होता है एज़ कम्पेयर टू नोटपैड। तो अभी मैं सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करता हूँ, देखते हैं कैसे इसको डाउनलोड करना और कहाँ से इसको इंस्टॉल करना। तो यहाँ सबसे पहले आप लिखें VS कोड। और सिंपल VS कोड लिखना ही आगे डाउनलोड लिखना है। तो ये उसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट है VS कोड की। इसको आप ओपन करें। उसके बाद अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं 11 या 10 कोई भी, तो विंडोज़ के लिए ये वाला है। अगर आप लिनक्स कर रहे हैं तो ये वाला दूसरा, जिसके ऊपर ये एक पेंगुइन बना हुआ है। और अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं या एप्पल यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ये मैक वाला। तो अभी हमारे पास विंडो, तो हम विंडो के लिए इंस्टॉल करेंगे। बस क्लिक करना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये देखें, ये आ गया। इसको हमने आई एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट करना है। अब मेरे पास पहले ही इंस्टॉल हुआ हुआ है, इसलिए मेरे ये सारे टिक हुए हैं। तो जब आप स्टार्टिंग में करेंगे तो आपके ये ऊपर वाले जो तीन हैं, क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, और ये नीचे वाले दो, ये अनटिक होंगे। आपने इन तीनों को भी टिक कर देना। उसके बाद नेक्स्ट करना और इंस्टॉल कर देना है। तो फिर जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो वो आपके पास डेस्कटॉप में ही आ जाएगा, इस तरह का एक बनकर आ जाएगा। इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये देखिए, ये इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद इस तरह से आपका ओपन होगा। तो आपने सबसे पहले ये ओपन फोल्डर पर क्लिक करना है। ठीक है, आप यहाँ पे कोई फ़ोल्डर बना लें, क्योंकि हमारे पास तो वैसे ही पहले बना हुआ है जो हमने बनाया हुआ था। इसी को हम ओपन करेंगे। अब इसके अंदर ये जो आपका लिखा हुआ है जो फोल्डर, इसको वेलकम को आप डिलीट कर दें। क्लास वेब का ये जो आपका फ़ोल्डर बना हुआ है, इसी के अंदर हमने अपनी फाइल्स बनानी है, जो भी हम फाइल बनाना चाहेंगे, जिसके ऊपर हम कोड लिखना चाहते हैं। तो हम ये एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। तो उसका हम लिख देते हैं web5.html। .html आपने इसके अंदर भी लिखना है, वो लाजमी। एंटर प्रेस कर दे तो ये आपके पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा इस तरह का। फिर आपने क्या करना है, शिफ्ट और 1 प्रेस करना है। अब जैसे नोटपैड के अंदर हम पहले पूरा कोड लिखते थे, डॉक टाइप HTML हेड, तो वो सब आपको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली शिफ्ट और 1 प्रेस करना है। उसके बाद ये दो आपके पास ऑप्शन आएंगे, तो इनमें से आपने कुछ नहीं छेड़ना, सिंपल एंटर प्रेस कर देना तो ये आपके पास आ जाएगा। तो अब यहाँ टाइटल के अंदर हम लिख लेते हैं वेब, या बल्कि जो हमने आज पढ़ना है एट्रीब्यूट्स। उसके बाद और हमने क्या पढ़ना था आज, सेलेक्ट टेक्स्ट एरिया, ऑडियो वीडियो टैग। मैं सिंपल लिखा है AVT, ऑडियो वीडियो टैग। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, बॉडी के अंदर लिखना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा मेन चीज़, हर एक चीज़ जो है वो बॉडी के अंदर ही आती है। और ये फाइल जो है वो आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, तो इसका कोई इतना मतलब वो ज़रूरी नहीं है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्म जो है, ये जो इसके अंदर फॉर्म एट्रीब्यूट है वो कैसे लगता है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे हमने कल एक फॉर्म बनाया था, आज हम दोबारा एक छोटा सा फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने AI से कनेक्ट किया हुआ है, तो इसलिए ये बार बार वो सजेशन पूरी दे रहा है। तो ये हो सकता है आपके पास इस तरह का ना आए। तो हम सबसे पहले लिखते हैं लेबल, और लेबल का हम लिखेंगे नाम। हम कोई ज़्यादा बड़ा फॉर्म नहीं बनाएंगे ताकि इतना मतलब वो टाइम ना हो। इनपुट, अब ये मेरे पास आ रहा है तो मैं ऐसी कोई टैब प्रेस कर दूंगा। उसके बाद
इसको हम क्लोज कर देंगे और BRB लगा देते हैं, क्योंकि वो फिर सारा मर्ज हो जाएगा एक ही में। दोबारा से हम लेबल लिखेंगे, लेबल क्लोज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इसके अंदर लिख लेते हैं, जैसे ईमेल लिख लेते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे इनपुट टाइप एंटर। तो ये आपके पास आगे खुद ही आ जाएगा, इज इक्वल टू और डबल कोट। अगर ना भी है तो आप खुद लिख सकते हैं। इसमें हम इसकी टाइप जो है वो ईमेल दे देंगे। तो अब मैं जैसे इसको सेव करूँगा, अब आपने इसको रन कैसे करना है, कंट्रोल S करके आप सेव करेंगे। फिर ये इसके ऊपर आना है तो लिखा हुआ भी आ रहा है रन एंड डिबग, इस पर क्लिक करना है। फिर ये रन एंड डिबग पे क्लिक करना है। तो अब ये आपके पास ऑप्शन आ रहेंगे, जो भी आपके पास जितने भी ब्राउज़र हैं वो सारे यहाँ शो होंगे। तो हम इसको क्रोम में ओपन कर लेते हैं। अब ये देखें ये ओपन हुआ, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई टैग नहीं सही लगाया। हाँ ये देखें, ये डबल टैग था, इस वजह से वो शो कर रहा है। तो ये देखें, नेम की फील्ड आ गई और ईमेल की फील्ड आ गई। अब ये जो फॉर्म हमने लगाया है, ठीक है, फॉर्म के अंदर हम लोग एट्रीब्यूट्स लगाते हैं। जैसे यहाँ पे एक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू, और ये इसके अंदर आ गया। इसी तरह हम एक और एट्रीब्यूट लगाते हैं, मेथड इज इक्वल टू, और इसमें हम लिख देते हैं पोस्ट। यहाँ मैं एक बटन भी लगा देता हूँ ताकि आपको ना समझ आ जाए। अब बटन आपने सिंपल लिखना है तो वो टैब अपने आप आ जाता है। और बटन की टाइप होगी सबमिट। तो ये हमने कल वाले लेक्चर में देखा था कैसे बटन वगैरह बनाना है। अच्छा, जो अब हमने ये जो लिखा है फॉर्म के अंदर एक्शन, एक्शन बताता है कि फॉर्म का जो डाटा है, जो हमने डाटा अंदर पुट करना है, वो कहाँ पर जाएगा। तो एक्शन अभी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास कोई डाटाबेस नहीं है जो हम पीछे अटैच करेंगे, जहाँ पे हमारा सारा डाटा जो है वो स्टोर होगा। और जो मेथड है जिसके अंदर हमने पोस्ट लिखे, वो बताता है कि डाटा किस तरह से सेंड होगा, ठीक है। और इसके अंदर फिर एक और चीज़ हम डाल देते हैं, प्लेस होल्डर। वो हमने कल देखा था कि प्लेस होल्डर क्या होता है। एंटर योर नेम, इसको सेव करेंगे, इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये जो एंटर योर नेम आ गया और ये हमारा बटन आ गया। इसके आगे मैं BR लगाता हूँ ताकि वो अगली लाइन पे शिफ्ट हो जाए। तो ये देखें, अगर आप इसको डबल BR करें तो ये थोड़ा और नीचे आ जाएगा। BR आप डबल भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। तो ये तो था एक, मतलब फॉर्म के अंदर एक्शन या एट्रीब्यूट लगाना। इसके अंदर हम एक दो चीज़ें और यूज़ करते हैं जो हम टेबल में ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक दो एट्रीब्यूट और आते हैं, जो बॉर्डर की प्रॉपर्टी होती है और सेल पैडिंग होती है। वो हम टेबल में भी यूज़ कर सकते हैं और फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म के अंदर इतनी ज़्यादा कलियर नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले बॉर्डर लगाते हैं, बॉर्डर इज इक्वल टू सपोज 5 पिक्सल। अब इसके ऊपर ये प्रॉपर शो नहीं करेगा सही तरह, ये देखें। ये शायद कोई एरर दे रहा है। तो ये देखें, इसके ऊपर ज़्यादा शो नहीं कर रहा। हाँ, अगर हम यहाँ पर टेबल लगाते हैं, जैसे मैं एक मिसाल आपको लगा के दिखाता हूँ। आप आपने कोई भी टैग लिखना है, आप सिंपल लिखें, एंटर प्रेस करें तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली टैब के अंदर आ जाएगा। अब ये एक बना हुआ आ रहा है तो हम इसी को ओपन कर देता हूँ। ये मेरे पास सजेशन के ऊपर आया है। तो अब ये देखें, यहाँ से पहले इसको रिमूव करेंगे, अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, ठीक। अब ये एक मतलब टेबल जो है वो बना हुआ है। अब इस टेबल के अंदर हम लोग सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग हम मिटा देते हैं क्योंकि उसका हमारा कोई काम नहीं है। सेल पैडिंग और बॉर्डर हमने लगाया। तो मैं जैसे इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें, एक बॉर्डर भी ऊपर लग गया और ये सेल पैडिंग भी लग गई। टेबल वाली वीडियो में हमने देखा था जो सेल पैडिंग हम लगाते हैं वो उसका मेन काम क्या होता है। पैडिंग का मतलब होता है स्पेस इनसाइड द ब्लॉक, यानी कि जो हमारा ये ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, नेम का, इसके अंदर स्पेस आएगी, इसके बाहर नहीं, इसके अंदर स्पेस आएगी। तो इसका मतलब होता है सेल पैडिंग। इसी तरह फिर मार्जिन होता है, मार्जिन को हम बोलते हैं स्पेस आउटसाइड द ब्लॉक।
तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जो आपको खाली नज़र आ रहा है, इधर से भी इक्वली है ये। इधर तो आगे कुछ है नहीं स्क्रीन के आगे, इसलिए वो ढेर सारा जो है उसमें स्पेस है। वरना आप अगर आप यहाँ से देखें तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये भी खाली है, नीचे वाला इधर साइड वाला भी हिस्सा खाली है, यानी कि लेफ्ट साइड वाला और टॉप वाला। तो ये मार्जिन की वजह से है। वो हम CSS में देते हैं कि मार्जिन हम सेंटर में भी ला सकते हैं, यानी कि पूरा ये जो हमारा ब्लॉक है इसको हम यहाँ सेंटर में कर दें, बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में। और उसके अंदर फिर आगे स्टाइलिंग करनी, वो आगे फिर सारा CSS में होता है। तो वो भी इंशाल्लाह हम सीखेंगे आगे। और उसके बाद एक चीज़ और आती है, थोड़ा नीचे आ जाते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ आती है सिलेक्टर, सॉरी सिलेक्ट टैग। अब वो क्या काम करता है? आपने जब कभी फॉर्म किसी भी कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का, स्कूल का दिया हो, उसके अंदर या फिर आप स्पेशल जब कोई कोर्स करने जाते हैं तो उसके अंदर आपके पास एक फॉर्म आता है। फॉर्म के अंदर कुछ ना, मतलब जैसे एक ऑप्शन होता है सिलेक्ट एन कोर्स, सिलेक्ट अ कोर्स। उसके अंदर फिर आपके कोर्स की एक लिस्ट होती है जिसमें से आप कोई कोर्स सिलेक्ट करते हैं। तो अभी हम वही देखते हैं कि वो कैसे बनती है। अब उसके लिए हम सबसे पहले टैग यूज़ करते हैं सिलेक्ट का। तो हमने सेलेक्ट का टैब यूज़ करना, ठीक है। उसके अंदर हम सबसे पहली जो चीज़ यूज़ करते हैं वो होती है ऑप्शन, PTION, ऑप्शन। अब ऑप्शन में से वैल्यूज़ को हम हटा देते हैं क्योंकि वैल्यू का भी हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है। ऑप्शन के अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे HTML, ठीक है। फिर ऑप्शन दोबारा आएगा, मतलब जितने भी हमने अपने कोर्स की लिस्ट बनानी है उस हिसाब से CSS और सेम यही जावास्क्रिप्ट। अब मैं इसको सेव करूँगा, ठीक है। इधर से रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें एक लिस्ट बन गई। इसमें से मैं CSS सेलेक्ट कर सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अब जहाँ पे मतलब जो डिफ़ॉल्ट है वो यहाँ HTML आ रहा है, मैं चाहता हूँ यहाँ HTML ना आए। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट से नीचे एक और ऑप्शन बनाएंगे, ठीक है। उस ऑप्शन के अंदर हम लिख देंगे सेलेक्ट कोर्स। अब मैं इसको सेव करके रन करूँगा तो ये देखें सेलेक्ट कोर्स लिखा हुआ है। इसके अंदर फिर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये चीज़ थी। इसके बाद एक और चीज़ आती है टेक्स्ट एरिया। अब टेक्स्ट एरिया क्या होता है? अब टेक्स्ट एरिया यानी कि जैसे कि मिसाल है, मैंने आपने कभी कोई पेज देखा हो जिसके अंदर फीडबैक लिखना हो या कोई कमेंट लिखना हो, तो उसका जो बॉक्स होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। तो टेक्स्ट एरिया बेसिकली यूज़ होता है किसी मैसेज बॉक्स को, मतलब एक लॉन्ग मैसेज लिखने के लिए, लॉन्ग मैसेज के लिए एक लॉन्ग बड़ा सा बॉक्स बनाने के लिए। तो उसके लिए हम लिखते हैं टेक्स्ट एरिया। आप ऐसे लिखेंगे तो उसमें आ जाएगा। भाई हमारा इसका कोई काम नहीं, ठीक है, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं एक मिसाल लिख लेता हूँ कमेंट। अब मैं इसको सेव करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा। अब ये देखें ये कमेंट आ गया, ठीक है। अब मैं इसको, मतलब ये मैसेज के ऊपर डिपेंड करता है, जितना लंबा मैं मैसेज लिखता जाऊँगा वो उतना बड़ा होता जाएगा। जो वैसे डिफ़ॉल्ट है वो तकरीबन इतना होता है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं मैसेज लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग इसकी रोज़ और कॉलम्स खुद भी सेट कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन वो हम बाद में देखेंगे जब हम CSS करेंगे, क्योंकि वो एक लेंथी चीज़ है। तो वो उसके साथ यहाँ पर भी आप देखें ये शो कर रहा है। एक मिनट, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। रोज़, ठीक है, 4 कर लेते हैं। और कॉलम, आप कॉलम पूरा ना लिखें, कॉल्स लिखें ओनली, तो वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेता है। सेटिंग, तो ये आप देखें ये अब एक प्रॉपर एक मतलब रो और कॉलम के हिसाब से बन कर आया है। तो ये इस तरह भी आप दे सकते हैं। तो ये हम लोग बाद में देखेंगे कि इसके अंदर विथ हाइट वगैरह वो कैसे डालनी होती है, क्या चीज़ इसमें चेंज कर सकते हैं हम लोग, ETC। तो अब ये थोड़ी स्पेस देता है क्योंकि अभी हम जो नेक्स्ट पढ़ना है वो है ऑडियो और वीडियो टैग। किसी भी वेबसाइट के अंदर ऑडियो और वीडियो टैग होना लाजमी है। ये स्पेशली यूज़ होता है ब्लॉगिंग की वेबसाइट के अंदर। कोई भी आप ब्लॉग देखते हैं तो उसके अंदर एक एक्सटर्नल लिंक ऐड हुआ होता है किसी वीडियो का। तो उसके अंदर हम वीडियो कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उसके अंदर कैसे अपनी ऑडियो ऐड कर सकते हैं, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वीडियो के लिए। उसके लिए हम सबसे पहले यूज़ करते हैं वीडियो का टैग, ठीक है। ये वीडियो टैग आ गया। अब इस टैग के दरमियान हमने जो है अपना पूरा कंटेंट लिखना होता है, ठीक है। हम सबसे पहले लिखेंगे सोर्स SRC फिर इज इक्वल टू, और ये कॉलम अपने आप आ गया।
अब इसके अंदर हमने क्या लिखना है, जो हमारी वीडियो का एड्रेस होगा। जैसे हमने इमेज टैग में देखा, लिंक टैग में देखा कि जो हमारी फाइल है उसका नाम और उसकी एक्सटेंशन। तो अब वीडियो की एक्सटेंशन होती है MP4, उसके बाद बहुत सारी होती हैं MPG, इस तरह करके बहुत ज़्यादा होती हैं, MPV। तो इसके अंदर हम कोई भी वीडियो का लिंक देते हैं, लेकिन हमें इसका भी सेम वही तरीका है कि एक सेम फोल्डर में होनी चाहिए, या अगर आपकी किसी सेपरेट फ़ोल्डर में है तो आप उसका पूरा एड्रेस दें, यानी कि पूरा टोटल एड्रेस होना चाहिए। अब जैसे यहाँ अगर मेरे पास कोई वीडियो पड़ी है, तो अब ये कोई CID की पड़ी है, चलो मैं इसी को देख लेता हूँ। इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, अपने उससे क्लास वेब वाले फ़ोल्डर में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसका मुझे नाम रखना है AD तक ईजी हो, और इसकी जो एक्सटेंशन है वो हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ में जाकर। .mp4 इसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अब मैंने ए लिखा तो वो शो कर गया क्योंकि वो उसी सेम फोल्डर में पड़ी है। मैं इसको एंटर कर दूंगा, ठीक है। अब हम इसको स्पेस देंगे, यहाँ पर लिखेंगे टाइप इज इक्वल टू, फिर वही डबल डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे वीडियो की जो मेन टाइप है। अब वो क्या है, हमारे पास वीडियो है और उसकी जो एक्सटेंशन है वो है MP4, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इसको क्लोज भी करना है। एक मिनट, ये ऑटोमेटिक क्लोज हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये क्लोज हुआ हुआ है। अब मैं जैसे इसको सेव करके रन करूँगा तो ये देखें एक वीडियो आ गई है, लेकिन अब यहाँ पे ना कोई प्ले का ऑप्शन है, ना मैं कहीं से प्ले, मतलब एक सिंपल एक इमेज उसकी आ गई है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कंट्रोल्स, ठीक है। अब मैं इसको सेव करूँगा, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखा, अब इसका ये जो है कंट्रोल का आ गया, तो मैं प्ले भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अब हम इसकी विथ और हाइट भी दे सकते हैं। आपने सिंपल लिखना है विथ, ठीक है, इज इक्वल टू, और उसके बाद डबल कोट्स, और उसके अंदर हम लिख सकते हैं सपोज 50 पिक्सल, पिक्सल में भी दे सकते हैं और परसेंटेज में भी आप दे सकते हैं। फिर हाइट, इसको भी सपोज 100 पिक्सल कर लेता हूँ। मैं इसको सेव करूँगा, रिफ्रेश, तो ये देखे उस हिसाब से, मतलब जितना वो बनता है तो उस हिसाब से आ गई, जो कि बहुत छोटी आई है। तो उसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। डिफ़ॉल्ट में ये है कि थोड़ा एक अच्छा व्यू आता है जी। तो अब सपोज़ अगर मुझे यहाँ पर लगाना है ऑडियो अपनी कोई फाइल, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑडियो का टैग। वो टोटली सेम होगा, सिर्फ जहाँ पर हम ये सोर्स इमेज के अंदर SOURC इज इक्वल टू डबल कोड। अब यहाँ पे हमने अपनी ऑडियो का लिंक देना है। अब हमारे पास यहाँ पर कोई ऑडियो तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अपनी कोई ऑडियो, जैसे ये मेरे पास एक पड़ी हुई है, अपनी ही मेरी रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ कॉपी करके। इसका जो मैं नाम है वो सपोज DF कर देता हूँ। तो ये MP3 है, इसका मुझे पता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे df.mp3, मतलब मेरी फ़ाइल का लिंक आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे सेम वही काम करना है, इसकी भी हमें टाइप जो है वो लिखनी होगी। तो यहाँ पर ये ऑडियो फाइल है और स्लैश, इसकी एक्सटेंशन है MP3। उसके बाद इसको यहाँ से क्लोज कर देना। अब मैं इसको सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ देखो कोई ऑडियो नहीं आई है। एक मिनट, मैं यहाँ इसको आपको विथ और हाइट लगा देता हूँ ताकि क्लियर नज़र आए। 200 पिक्सल हाइट, हाइट 200 पिक्सल, इसको सेव कर देते हैं। तो ये तो वीडियो, अब तक यहाँ पे कोई भी ऑडियो का लिंक नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑडियो के लिए हमें कंट्रोल लिखना लाजमी है। तो ये हम इसको कंट्रोल देते हैं। अब इसके अंदर कोई विथ हाइट होती नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये देखें, ये आ गई मेरी ऑडियो, ठीक है। हम इसको प्ले भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं, जो भी आप चाहें। तो ये था ऑडियो और वीडियो का लिंक लगाना। तो ये ज़्यादातर यूज़ होता है ब्लॉगिंग की वेबसाइट के अंदर। आपने कभी कोई ऐसी वेबसाइट देखी होगी जिसके अंदर ज़्यादातर ब्लॉग्स लिखे होते हैं, तो उनके अंदर लाजमी होता है ये चीज़ यूज़ करना, क्योंकि हमें ज़्यादातर उसके अंदर एक्सटर्नल लिंक्स लगाने होते हैं।
तो ये ऑडियो और वीडियो टैग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं उसके अंदर, और ये बहुत अहम है। और इससे वेबसाइट भी काफ़ी अच्छी लगती है। अब एक मिसाल, अगर आप पूरी एक अच्छी सी वेबसाइट बना रहे हैं, उसके अंदर कोई वीडियो नहीं है, कोई ऑडियो नहीं है, कोई लिंक नहीं लगा हुआ, कोई इमेज नहीं है, तो वो बेकार है, वो बहुत बुरी बनेगी एक वेबसाइट। तो उसके लिए हमें लाजमी होता है कि ये सब चीज़ें लगाना। तो इसी तरह हम लोग इसके अंदर बहुत सारी आगे चीज़ें लगा सकते हैं। अभी आगे इंशाल्लाह हम लोग जब CSS स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि इसी बॉक्स को हम और कितना अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम बैकग्राउंड में शेडो लगा सकते हैं, इसके विड्थ हाइट चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर मोटा पतला कर सकते हैं, उसके बाद इसका फंट चेंज कर सकते हैं, इन बॉक्स के अंदर हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो वो बहुत एडवांस चीज़ें आगे आ जाती है, तो वो इंशाल्लाह हम लोग फिर CSS में सीखेंगे। तो आज की क्लास में हमने फिर सीखा है VS कोड को यूज़ करना, और बाकी मैं इस फाइल का लिंक, नोट्स और VS कोड के कुछ शॉर्टकट्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो बाकी इसकी भी आप प्रैक्टिस ही करेंगे तभी आपको समझ आएगी कि ये कैसे वर्क करता है। क्योंकि VS कोड वैसे तो यूज़ करना ईजी है, लेकिन जब कोई पर्सन जो है वो फर्स्ट टाइम यूज़ करता है तो थोड़ी उसको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे भी हुई थी जब मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया था। लेकिन अब मुझे भी आदत होगी तो मुझे पता चल गया कैसे यूज़ करना है इसको। तो आज की क्लास में फिर हमने फॉर्म एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं, कुछ सिलेक्ट एंड टेक्स्ट एरिया पढ़ा है, ऑडियो और वीडियो टैग्स पढ़े हैं। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर हम सीखेंगे HTML के अंदर और हम लोग क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं और कैसे ऐड कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जैसे ही HTML हमारा ख़त्म होगा फिर हम CSS की तरफ मूव करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अल्लाह हाफिज़।